सामान्य तौर पर ऐसी एक धारणा है कि यदि पिता या दादे की कोई पैतृक संपत्ति है तो उस संपत्ति को यदि पिता या उसका ग्रैंडफादर उसको डिस्पोज करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी बिना उसके बेटे या पोते के कंसेंट के डिस्पोज नहीं कर सकता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर और इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट पास किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कौन सी प्रॉपर्टी में किस प्रॉपर्टी को बिना उसके बच्चे के कंसेंट के बेचा जा सकता है और किस प्रॉपर्टी को बिना उसके बच्चे के कंसेंट से नहीं बेचा जा सकता। या सामान्य शब्दों में यदि कहूँ कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको डिफाइन किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बातें करेंगे। दोनों प्रॉपर्टी में बेसिक डिफरेंस बर्थ राइट का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में ये कहते हैं कि इसकी ऑरिजिन जो है 3 जनरेशन के बाद यानी चौथे जनरेशन से बर्थ राइट अपने आप ही प्रॉपर्टी पर हो जाता है। यानी उस फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में हो जाता है। लेकिन जनाब, ये 3 जनरेशन या 4 जनरेशन की कहानी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। मान लें कि ए यानी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड की, परचेज की अपने पैसे से। उनके 2 बच्चे हुए B1 और B2। यदि अब ए चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को बेचना तो B1 या B2 का कंसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कि ए ने उसको सेल्फ एक्वायर्ड किया, अपने पैसे से खरीदी है, तो B1 B2 का कोई अधिकार उस पर नहीं बनता है। मान लें कि ए की मृत्यु हो गई, उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेची नहीं थी, वो इनहेरिटेड हो गया B1 और B2 को। अब B1 B2 को भी एक बच्चे हुए C1 C2। अब B1 B2 यदि आपसी समझौते के हिसाब से उस प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो उस केस में C1 C2 का कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। यानी C1 C2 ना भी चाहे फिर भी B1 B2 उस प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली बेच सकता है या आपस में डिवीजन करके उसको बेच सकता है। अब B1 B2 ने भी वो प्रॉपर्टी नहीं बेची, वो प्रॉपर्टी अब आ गई C1 C2 के पास। ये अभी तक देख रहे हैं कि ए ने जब प्रॉपर्टी परचेज की थी अभी तक डिवीजन नहीं हुआ था और वो क्रमशः C1 C2 के पास आ गई। अब C1 C2 को भी D1 और D2 2 बच्चे हुए। अब ये देखें कि यदि इस केस में यदि C1 C2 उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो निश्चित रूप से उसको D1 और D2 का कंसेंट लेना चाहिए, बिकॉज D1 D2 चौथा जनरेशन है और जैसे ही चौथा जनरेशन आता है उसका बर्थ राइट स्टार्ट हो जाता है। यानी वो प्रॉपर्टी जो ए ने परचेस की थी और अभी तक C1 C2 तक वो नहीं डिवाइड हुई थी, ना ही वो बेची गई थी, तो जैसे ही D1 D2 पैदा होंगे D1 D2 का अधिकार उस प्रॉपर्टी में यानी बर्थ राइट अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए कहा, यहाँ देखा आपने ABC 3 जनरेशन हुए, चौथा जनरेशन स्टार्ट हुआ D1 D2 से। कहते हैं कि चौथा जनरेशन का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट हो जाता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि अभी आपने देखा कि ए से लेके C1 C2 तक उस प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन जिस पोजीशन में लीगल डिवीजन हो जाएगा, लीगल पार्टीशन हो जाएगा, उस समय से फिर वो अगले 4 जनरेशन काउंट किए जाएंगे। यानी यदि C1 C2 के बीच आपस में या B1 B2 के बीच आपस में लीगल पार्टीशन हो गया होता तो वो D1 D2 चौथा जनरेशन नहीं बल्कि वो तीसरा जनरेशन ही मानता, तो उसके आगे जो बच्चे होंगे E1 E2 को बर्थ राइट मिलता, D1 D2 को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ 3 जनरेशन ही होता है। इसलिए ध्यान रखें कि 3 जनरेशन तक लगातार यदि प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता है और आपकी पैतृक संपत्ति ट्रांसफर होती रहती है तभी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और चौथे जनरेशन में जो भी आएंगे उसकी बर्थ राइट हो जाएगी। अगला सवाल है कि इसमें ऑनरशिप क्या होगा। जैसे मैंने चर्चा की, ऑनरशिप ज्वाइंटली होती है। यदि कोई बेचना चाहे तो आपस में सहमति होनी जरूरी है और जैसे ही आपसी सहमति से या तो बेचने की बातें होती हैं या पार्टीशन की बातें होती हैं, फिर जनरेशन का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का फीचर खत्म हो जाता है और उसके नेक्स्ट 3 जनरेशन तक फिर वो यदि कंटिन्यू रहेगा तभी एंसेस्ट्रल माना जाएगा। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर जो ऑनरशिप होता है वो ज्वाइंटली होती है। किसी को भी
बिना लीगल पार्टीशन किए हुए न ही बेचने का अधिकार है, न ही गिफ्ट देने का अधिकार है बिना कंसेंट का। और यदि कोई विल भी करना चाहे, विल भी वो नहीं कर सकता है। विल करने के लिए भी उसको लीगल पार्टीशन करना पड़ेगा या उसको सेल करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको लीगल कंसेंट लेना पड़ेगा जो भी को पार्टनर हैं उसके। और जिस जनरेशन में जिस दिन ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी लीगल पार्टीशन हो जाता है, उस दिन से उसके सारे फीचर्स सेल्फ एक्वायर्ड के माने जाएंगे। फिर वहाँ से अगला 3 जनरेशन तक कोई बर्थ राइट नहीं मिलेगा। चौथे जनरेशन से फिर बर्थ राइट मिला करेगा। अब यदि सेल्फ एक्वायर्ड की यदि बातें करें तो सेल्फ एक्वायर्ड का सीधा मतलब कि जो जैसे ए ने प्रॉपर्टी परचेज की थी अपने पैसे से, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड हो गई थी। यानी जो प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से खरीदते हैं वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाती है। इसमें ऑटोमेटिक बर्थ राइट 3 जनरेशन तक नहीं आता है, चौथे जनरेशन से बर्थ राइट स्टार्ट होता है। और ऑनरशिप इसमें एब्सोल्यूट होता है। आप चाहें तो उसको बेचें, चाहें तो विल कर दें, चाहे तो गिफ्ट कर दें, किसी का कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सारे पावर्स आपके पास हैं। और जहाँ तक पार्टीशन की बातें हैं, चूंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड एब्सोल्यूट ऑनर ही हैं, इसमें कोई पार्टीशन की नौबत ही नहीं आती। ये तो थी एक एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का। और बेसिकली ये समझ में आता है कि 3 जनरेशन तक लगातार यदि कोई प्रॉपर्टी कंटिन्यू करती है बिना कोई पार्टीशन के, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और चौथे जनरेशन से जैसे ही कोई बच्चा पैदा लेगा उसका बर्थ राइट हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी पे बराबर का हिस्सेदार वो हो जाएगा। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 3 जनरेशन तक वो फीचर सेल्फ एक्वायर्ड की होगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि 22 अप्रैल 2025 को एक फैसला दिया था। इस फैसले में एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी जिसका लीगल पार्टीशन 1986 में हो गया था। वो 2 हिस्सेदार थे, सी थिप्पास्वामी और दूसरे भाई थे सी जयरंपा। सी थिप्पास्वामी एल्डर ब्रदर थे और सी जयरंपा छोटे भाई थे। 1986 में डिवीजन हो गया। ये करीब 20 एकड़ के लैंड के आसपास की थी। 1989 में जो उसको छोटा भाई था सी जयरंपा, उसने अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी सी थिप्पास्वामी की प्रॉपर्टी खरीद ली। और 1993 में इस प्रॉपर्टी को एक थर्ड पार्टी को अंगदी चंद्र राणा को बेच दी। जैसे ही 1993 में इसके छोटे भाई यानी सी जयरंपा ने प्रॉपर्टी अंगद चंद्र राणा को बेची, सी जयंपा रेड्डी के जो बच्चे थे उन्होंने सिविल सूट कर दिया। उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और चूंकि ये एंसेस्ट्रल थी तो उनका कंसेंट इस सेल प्रोसीड में नहीं लिया गया, इसलिए ये लीगल सेल नहीं माना जाए, बिकॉज उसमें हमारा भी कंसेंट जरूरी था। सिविल जज ने उनके फेवर में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इसलिए सी जयरंपा के बच्चों का कंसेंट जरूरी था। उसके अगेंस्ट अंगदी चंद्र राणा ने अपील की सीनियर डिवीजन सिविल जज में, और सीनियर डिवीजन सिविल जज ने कहा कि नहीं, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, इसीलिए इसमें सी जयरंपा के बच्चों का कोई कंसेंट जरूरी नहीं था। फिर सी जयरंपा के बच्चों ने इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की, जिन्होंने भी कहा कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी इसलिए इनका कंसेंट जरूरी है। और अंततः अंगदी चंद्र राणा ने सिविल अपील 501 के थ्रू हाई कोर्ट में सिविल अपील डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया। और उन्होंने फैसला सुनाने के क्रम में कहा कि चूंकि 1986 में ये लीगल पार्टीशन उस प्रॉपर्टी के हो गए थे और 1989 में सी जयरंपा ने सी थिप्पास्वामी से उनके शेयर की प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी, तो चूंकि पहला तो 1986 में लीगल पार्टीशन हो गया था तो एंसेस्ट्रल का जो फीचर्स था वो खत्म हो गया और अगले 3 जनरेशन तक ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का फीचर रहेगा, यानी उसके किसी बच्चे का बर्थ राइट नहीं होगा। सो उनके बच्चों का कंसेंट लेना कोई जरूरी नहीं था, बिकॉज ये सेल्फ प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो 1989 में उन्होंने खरीदी थी, ये अपने पैसे कमाए हुए पैसे से उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि उसमें किसी और बच्चों का कंसेंट चाहिए। और इस हिसाब से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस समय ज्वाइंट प्रॉपर्टी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का फीचर्स जो 4 जनरेशन वाली कंसेप्ट है वो खत्म हो जाती है। और वहाँ से अगले 3 जनरेशन जब पूरे होंगे तो फिर चौथे जनरेशन में ही बर्थ राइट की कहानी आएगी। सो इस केस में उन्होंने बताया ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, इसलिए सी जयरंपा रेड्डी के बच्चों का कंसेंट लेना सेल एग्जीक्यूशन में कोई जरूरी नहीं था। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरे पास लॉ की कोई डिग्री नहीं है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे,
मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण भी बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं हैं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू।